Okay, guys, now we are starting Feb March 2024 paper 0580, paper 4, variant 2. This paper is of 2 hours 30 minutes, but from now onwards, you will get the paper of 2 hours. Paper time right now is 2 hours 30 minutes. But for now onwards, 2025 से आपका paper time कितना हो जाएगा? 2 hours हो जाएगा. Secondly, this paper is of 130 marks, but आपका final exam जो है ना वो 100 marks का होगा. From now on. देखो बेटा, we have question number 1 and calculators are allowed. A grocer sells potatoes, mushrooms, and carrots. A customer buys 300 kg of mushrooms at $1.40 and 4 kg of carrots at 1.28 kg, $1.28 per kg. Calculate total cost. So obviously, they have given you per kg cost, per kg cost. The total bill is going to be 3 multiplied by 1.04 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1.28. देखो आप 4 kg बाय कर रहे हो तो आप पर kg प्राइस से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 kg की प्राइस आ जाएगी. अगर आप 3 kg बाय कर रहे हो मशरूम्स, पर kg की प्राइस से मल्टीप्लाई करा दो, 3 kg की प्राइस आ जाएगी. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.04 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1.28, so it is $8.24. Since you have to give the answer in dollars, so $8.24 आप वैसे ही आंसर्स को दे दोगे. Next part B, in 1 week, the ratio of the masses of vegetables sold by the grocer is potato, mushroom, carrot ratio is 11:8:6. This is the ratio of the masses. Work out the mass of mushroom sold as a percentage of total mass. देखो मशरूम की परसेंटेज निकालनी है कितना वो सोल्ड आउट हुआ है. तो आप ये परसेंटेज वैल्यू से भी निकाल सकते हो और रेशियो से भी निकाल सकते हो. तो मशरूम का रेशियो है 8 डिवाइड बाय टोटल रेशियो. टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा बेटा हमारे पास 11 प्लस 8 प्लस 6. और बेटा इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो. किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे बेटा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी 8 डिवाइड बाय इट्स 8 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 32%. इसका आंसर निकल कर आ जाएगा. Then in part 2 it says the total mass of potatoes, mushrooms and carrots sold is 1500 kg. Total mass of all three. Find the mass of the carrot the grocer sells this week. अब देखो ये B पार्ट का ही पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, तो ये जो रेशियो है ये पार्ट 2 में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. तो टोटल रेशियो है 25 और टोटल मास है 1500 kg. कैरेट का रेशियो कितना है? कैरेट का रेशियो है 6. इसका मास मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो. तो यू कैन जस्ट राइट 25 मल्टीप्लाई बाय x, 25x, 1500 मल्टीप्लाई बाय 6. तो x की वैल्यू 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 25. The answer is 360. So 360 kg is the mass of the carrot that was sold. Next, part 3 says the profit the grocer makes selling 1 kg of carrot is 0.75. Find the total profit the grocer makes selling carrots this week. तो 1 kg सोल्ड आउट करता है तो प्रॉफिट कितना होता है? 0.75. उसने कितने kg सोल्ड आउट करें? 360. तो 0.75 को 360 से मल्टीप्लाई करा दूंगा पर केजी से, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 360, इट इज 270. यानी उस वीक उसको कितना प्रॉफिट हुआ? दैट इज $270. राइट. On the last day of the week, the grocer reduces the price of 1 kg of potatoes by 8% to 1.15. Calculate the original price of the 1 kg of potatoes. अब देखो
यहां पर प्राइस जो है 1 kg पोटैटोस की रिड्यूस हुई है, कितने परसेंट? 8%। जब 8% प्राइस रिड्यूस हुई तो प्राइस कितनी हो गई? 1.15। तो देखो ओरिजिनल प्राइस की जो वैल्यू होती है ना, वो 100% होती है। वो हमें पता नहीं है। और 8% रिड्यूस होने के बाद, मतलब आफ्टर 8% रिड्यूस होने के बाद, इट इज 92%। तो 8% रिड्यूस होने के बाद 92% जो प्राइस है वो है $1.15। So I'm going to cross multiply it. I'll get the value of the price of the original. 100 multiplied by 1.15. तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस वाज $1.25। ठीक है ना? अब देखो यहां पर पार्ट सी में, द ग्रॉसर बाय 620 kg ऑफ अनियंस करेक्ट टू नियरेस्ट 20 kg। करेक्ट टू द नियरेस्ट कहीं लिखा हुआ हो, दैट मींस कि ये चैप्टर कौन सा है? लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का। तो ही पैक्स them into bags each containing 5 kg of onions correct to nearest 1 kg। Calculate the upper bound of the number of bags of onions that he packs। देखो आपके पास अगर 620 kg अनियंस हैं और उनको बैग, एक बैग में पैक करना है, तो एक बैग में 5 kg आ रहा है, तो नंबर ऑफ बैग्स किस तरह मालूम है? कितने बैग्स बनेंगे? सो नंबर ऑफ बैग्स इज गोइंग टू बी अमाउंट ऑफ अनियंस डिवाइड बाय ईच बैग अमाउंट। यानी अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं, दैट इज 620 डिवाइड बाय 5, यानी 620 kg डिवाइड बाय 5, तो मेरे पास नंबर ऑफ बैग्स निकल कर आ जाएंगे। बट क्योंकि मुझे इन बैग्स का अपर बाउंड चाहिए, आई नीड द अपर बाउंड ऑफ दिस। तो बेटा अगर किसी भी फ्रैक्शन का आपको अपर बाउंड चाहिए होता है ना, किसी भी फ्रैक्शन के आंसर का, तो बेटा आप इसका अपर बाउंड लेते हो और डिनोमिनेटर का लोअर बाउंड लोगे, यू विल गेट द अपर बाउंड ऑफ द नंबर ऑफ बैग्स। अब देखो 620 का अपर बाउंड क्या होगा? 20 को डिवाइड बाय 5 करो, यू गेट 10। इसमें मैंने 10 ऐड करवाया, आई गेट द अपर बाउंड 630। तो देखो बेटा यहां से जाएगा 630, इसका अपर बाउंड हो गया। फिर 5 kg ऑफ अनियंस है, करेक्ट नियरेस्ट 1 kg। बेटा 1 को डिवाइड बाय 2 करो, यू गेट 0.5। इसका लोअर बाउंड चाहिए, -0.5 करो, 4.5 हो जाएगा। इट विल बिकम 4.5 हियर, द लोअर बाउंड। तो अमाउंट ऑफ बैग्स 630 डिवाइड बाय 4.5, इट इज 140। 140 इज द आंसर। नंबर ऑफ बैग्स की अपर बाउंड कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। ठीक है।
Now, in question number 2, it says A, B, C, D are points on the circle. ADX and BCX are straight lines. Angle BAD is x degree and DCX is y. They have given you the angles over here. Explain why x is equal to y. Give a geometrical reason that you of for each statement you make. तो देखो बेटा, इफ यू कैन सी कि ये एक स्ट्रेट लाइन जिसने बोल दिया था स्ट्रेट लाइन में ना, इफ यू कैन सी कि बी सी डी एंगल बी सी डी प्लस वाई एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री and it is angle in a straight line. Angle in a straight line. तो मुझे बताओ y, अगर मैं BC एंगल निकालूं, it is going to be 180 minus y. This angle is going to be 180 minus y. Right? Or if you can see, this one is a cyclic quadrilateral. तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. I'm going to write opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. ये पूरी स्टेटमेंट मुझे लिखनी है. तो देखो यहां से 180 180 कैंसिल, we'll get x is equals to y here. ठीक है? Show that ABX is similar to CDX. We have to show the similarity. Similarity proofs are the part of the course. So ABX this whole triangle is equal to CDX. So we have to show that these two triangles, the red one, the complete red one, and this blue one triangle are similar. Now how I'm going to show this? देखो बेटा, आपके पास यहां पर कभी भी सिमिलरिटी प्रूफ करना हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि बेटा एक दफा आप एंगल की प्रॉपर्टीज देख लिया करो. आपने अगर दो एंगल प्रूफ कर दिए, तीसरा एंगल बराबर होगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती. एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर लें बेसिकली. और यहां पर आप ये देखो कि बेटा ए के कॉरेस्पॉन्डेंस पर है ना, ये चेक कर लो. ए के कॉरेस्पॉन्डेंस पर वी हैव सी, बी के कॉरेस्पॉन्डेंस पर बेटा वी हैव डी, और एक्स के कॉरेस्पॉन्डेंस पे हमारे पास एक्स ही है. तो देखो यहां पर ए एक्स बी एंगल एंड दिस एंगल बी एक्स सी, ये दोनों सेम है क्योंकि कॉमन एंगल है ये. तो मैं यहां पर बोल रहा हूं ए एक्स बी एंगल इज इक्वल टू सी एक्स डी एंगल, और आगे मैं लिखूंगा कॉमन एंगल. रीजन दूंगा कॉमन एंगल है. और आप एक बात नोट डाउन करो, देखो मैं ए के अगेंस्ट सी लिख रहा हूं, एक्स के अगेंस्ट एक्स लिख रहा हूं, बी के अगेंस्ट डी लिख रहा हूं. ठीक है ना? अब मुझे एक और एंगल प्रूफ करना है.
जो कि आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो पिछले केस में। और वो क्या है, ये देखो, आपके पास ये एंगल ए वाला एंगल और सी एंगल बराबर है, तो एंगल एट ए बराबर है एंगल एट सी। एंगल एट ए इज इक्वल टू एंगल एट सी। लेकिन देखो अब मैं इसको फिलअप कर रहा हूं किस तरह। ए से पहले अगर मैं यहां पर बी लिख रहा हूं और यहां पर एक्स लिख रहा हूं, तो बी के अगेंस्ट क्या है डी, और एक्स के अगेंस्ट क्या है एक्स। ठीक है ना, मैंने ये प्रूफ करा। और यहां पर आप रीजन क्या दोगे, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने पहले बात शो कर दी है। तो आपने दो प्रूफ कर दिए, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप तीसरी स्टेटमेंट भी लिखना चाहते हो आप लिख लो, बट टू स्टेटमेंट्स आर मोर देन इनफ। ठीक है ना, आपने दो पार्ट्स हैं, आप बस लिख दो टू एंगल्स आर इक्वल, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तीसरा प्रूफ करने, तीसरे के लिए आप रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ द एंगल इन अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। वो रीजन हो जाएगा, तो तीसरा जब दो बराबर हो तीसरा भी बराबर ही होगा। नाउ फॉर पार्ट सी, it says AD is 15, DX is 9 and CX is 12. Find BC. मैं इसके लिए काम करता हूं, डायग्राम को यहां पर कॉपी कर लेता हूं। See over here, AD is 15, DX is 9, CX is 12. All the values are given. They are asking you for the value of BC. अब देखो, सिंस हमने पहले भी ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ABX एंड CDX, तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ये देखो, AB ओवर CD, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देख रहा हूं, BX ओवर DX एंड AX ओवर CX। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बेटा हमारे पास क्या है, दे आर इक्वल। तो देखो, AB की वैल्यू ना हमें पता है और ना मालूम करनी है, CD की वैल्यू ना हमें पता है ना मालूम करनी है। व्हाट इज BX? सर, BX इज नॉट नोन, बट इट इज BC प्लस 12। व्हाट इज DX? सर, DX is 9. What is AX? 15 plus 9, 24. What is CX? CX is 12. Adhika, I'm going to use this relationship to find out the value of BC. So you can see ke beta 4, 6 2s are basically 12 1s are, or 12 to the 24 हो गया। Just cross multiply the values, 9 multiplied by 2 is 18, BC 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया।
So देखो ए बी एक्स ओवर सी डी एक्स, ये दो ट्राइंगल हैं, इनके एरिया का रेशो इनके किसी भी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा व्हेन दे आर सिमिलर। ठीक है, तो देखो बेटा हमने इनके साइड का रेशो 24/12 यानी 2/1 निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया का रेशो आ जाएगा 4:1। तो ए बी एक्स का रेशो है 4, सी डी एक्स का रेशो 1, ऑलरेडी इसने यहां पर लिखा था 1, हमें सिर्फ ये फिल करना था 4। Now in this question they are saying the table shows information about the marks gained by each 10 students in a test. तो देखो कैलकुलेट द रेंज, रेंज कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। लेकिन मार्क्स का हमें रेंज निकालना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी तो ये होता है कि 15 मार्क्स 4 बच्चों ने लिए हैं, तो 4 इज जस्ट फ्रीक्वेंसी, हमें मार्क्स की रेंज निकालनी है। तो मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स है 20, मिनिमम मार्क्स है 15, 5 इज द रेंज। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, देखो ग्रुप डेटा का मीन किस तरह निकालते हैं? सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। सो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एफ। एफ एक्स क्या हो जाएगा? 15 मिला बाय 4 प्लस, सम कर रहा हूं, 16 मिला बाय 1 प्लस 17 मिला बाय 2 प्लस 18 मिला बाय 1, ट्वेंटी मिला बाय 2, सम ऑफ एफ इट इज 10, मतलब आपने इन सबको ऐड करना है ना। सो 15 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 0, ऑब्वियसली वो तो 19 ही होगा, 20 इंटू 2 डिवाइड बाय, इट इज 84/5, इट इज 16.8। नाउ यू हैव टू फाइंड द मीडियन। भाई मीडियन किस तरह मालूम करेंगे? मीडियन की पहले पोजीशन मालूम करते हैं। मीडियन की पोजीशन होती है n + 1/2 वाली पोजीशन, n is 10, तो 5.5 वाली पोजीशन which means 5th पोजीशन एंड द 6th पोजीशन। अब देखो यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाता हूं मैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है 5th और 6th पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है। देखो शुरू की 4 वैल्यूज आर कैप्चर्ड बाय 15 मार्क्स, शुरू की 4 वैल्यूज आर कैप्चर्ड बाय 15 मार्क्स। स्टार्टिंग में 3 दफा 4 दफा 15 लिखा हुआ है, बट 16 पे 1 लिखा हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 आ जाएगा। इट मींस एट द 5th पोजीशन आई एम गेटिंग 16 एंड एट द 6th पोजीशन, देखो 5 + 2 7, 6th पोजीशन पे बेटा हमारे पास क्या आएगा? 17 आएगा 6th पोजीशन पर। शुरू की 4 पोजीशन में, 4 पोजीशंस में 15 15 15 15, 16 ऑन द 5th पोजीशन, 17 ऑन द 6th एंड 7th पोजीशन। तो हमें तो ये दो वाली पोजीशन चाहिए थी, 16 5th और 6th। इन दोनों का बेटा मैं एवरेज ले लेता हूं, 16.5 is going to be a median. Write down the mod. Mod is the value which has the highest frequency. तो 15 is the mod, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 मत लिख दीजिएगा,
15 is going to be your answer. ठीक है ना? Now, follows means mark for 7 homework tasks is 17. Mean mark, mean दिया हुआ है, that is 17 or for 7 homework. After completing 8 tasks, his mean mark is 17.5. Calculate the Polo mass for 8 tasks. देखो बेटा, मीन का फॉर्मूला होता है अनग्रुप डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन. तो अगर मैं मीन को टोटल ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दूं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है, नॉट नम, सम. तो मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा. तो देखो, आपने ऐसा नहीं करना कि 8 टास्क के मार्क्स निकालने. तो आप क्या करोगे, आप पहले 7 मल्टीप्लाई बाय 17 करोगे. तो सम ऑफ मार्क्स आ जाएंगे किसके, 7 होमवर्क के. 17 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 119. अगेन 7 होमवर्क के मार्क्स आ गए. इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं बेटा सम ऑफ मार्क्स ऑफ 8 होमवर्क क्या आएंगे, तो बेटा आप उसकी मीन को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो. तो देखो बेटा, ये 7 होमवर्क के मार्क्स हैं और ये 8 होमवर्क के मार्क्स हैं. तो इसका मतलब हमारे पास जो 8 होमवर्क होगा उसके मार्क्स क्या होंगे, 140 माइनस 119. ये सम ऑफ मार्क्स ऑफ 8 होमवर्क, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 7 होमवर्क माइनस कराऊंगा तो 8 होमवर्क जो होगा ना उसके मार्क्स निकल कर आ जाएंगे, विच इज 21 मार्क्स. ठीक है. Now in this paper they're saying the table shows a percentage scored by each 100 student in their final exam. So it means 0 till 30% वाले बच्चे कितने, 12, 30 से 50 वाले 18 and so on. So these are 100 students. On the grid draw the histogram शो करना है. और देखो यहाँ पर y axis पर they got frequency density. देखो बेटा, जब भी इंटरवल्स बराबर नहीं होंगे, देखो यहां पर विड्थ कितनी है, 30. यहां पर कितनी है, 20. यहां पर कितनी है, 10. यहां पर कितनी है, 10. और यहां पर कितनी है, 30. ठीक है. जब बेटा आपके पास विड्थ बराबर नहीं होती तो वी प्लॉट फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज ऑन द वाई एक्सिस. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ. तो 12 डिवाइड बाय 30, this is the frequency divided by 12, that is 2.5. 20 divided by 18, sorry, 18 divided by 20, it is 0.9. So all of these are frequency densities here. So the first one is 12 divided by 30, it is 0.4 basically. 12 divided by 30. Frequency divided by width.
Now we have to plot this histogram from 0 till 30. We need to plot 0.4. तो देखो every time make sure कि बेटा आपको each tiny small box की वैल्यू पता हो. So on y-axis number of boxes divided by, देखो यहां पर 1 यूनिट का गैप है. आफ्टर एवरी 1 यूनिट गैप यू गॉट 10 boxes, 0.1. On x-axis after every 20 units gap you got 10 boxes, तो 2 का गैप आ रहा है. Each tiny small box is equal to 2 units. Anyways, from 0 till 30 it is 0.4. देखो each tiny small box is 0.0 till 30. 30 will be between 20 and 40. Then 30 till 50 it's 0.9. It is 0.9, not 1.9. Then we have 50 till 60 is 3.5. Sixty till 70 is 2. 70 till 100 is 0.5. So this is going to be the histogram. Now in question number 4, part A, it says the diagram shows a pyramid with square base BCDE. The diagonal CE and BD intersect at M. The vertex F is directly above M. See, बिल्कुल directly above M है F. The apex over here, the vertex over here. तो आप वैसे देखो M जो है ना वो इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट है. तो इसका मतलब इन डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो इसका मतलब M is the midpoint. M is the center point of this whole shape, of this whole square base. इसका मतलब ये हुआ कि FM is the height of this pyramid. क्योंकि ये बिल्कुल मिड पर है ना ये, तो मिड से लेकर टॉप पॉइंट तक के डिस्टेंस को बेटा हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं. तो वर्टिकली अबव था ये. वर्टिकली अबव का मतलब है 90 डिग्री पर बन रहा है ये. दिस इज 90 डिग्री ओवर हियर, तो दिस इज 9. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा, देखो इसने लिखा हुआ भी है, ऑल्दो यू विल बी गिवन विद द फॉर्मूला शीट एज वेल. 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट. तो देखो 1/3 बेस एरिया का मतलब है स्क्वायर है बेस, 12 इंटू 12, हाइट हो जाएगी 9. तो देखो बेटा 12 स्क्वायर 144 इंटू 9 डिवाइड बाय 3, इट इज 432 सेंटीमीटर क्यूब. फाइनल आंसर. कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया. तो देखो टोटल सरफेस एरिया मालूम करने के लिए यू नीड टू हैव द बेस एरिया जो कि स्क्वायर है. बट देखो आई टोल्ड यू पीपल बिफोर कि हमें फिर ये जो जितनी भी सरफेसेस है ना, जो स्लांटेड सरफेसेस हैं, जितनी भी स्लांटेड सरफेसेस हैं ये सारी सेम होंगी. दे ऑल आर गोइंग टू बी सेम. क्योंकि देखो ये हमारे पास मिड पर है. ये जो वर्टेक्स है एफ, ये बिल्कुल मिड से ज्वाइन हो रहा है बेस की. तो बेटा और यहां पर सारा स्क्वायर बेस है. तो बेटा ये सारे ट्राइंगल सेम होंगे, फ्रंट लेफ्ट
बैक साइड, राइट साइड, ये सारे ट्राइंगल सेम होंगे। एंड ऑल ऑफ दीज ट्राइंगल आर गोइंग टू बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये बात भी बताई थी मैंने आपको। तो देखो आपके पास बेस का एरिया तो मैं आराम से निकाल लूंगा, बट व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल? इस ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा बेटा? उसके लिए मुझे इसकी हाइट चाहिए। एंड फ्रॉम द पैरामीटर चैप्टर अब जाके देख सकते हो, अगर बेटा मैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इसको थर्ड पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करता हूं एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट, तो बेटा एक तो ये यहां पर 90 डिग्री बनेगा। दूसरी बात ये भी देखें बेटा कि ये जो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ये जो मैंने ऑरेंज से बनाया है, इसकी ये लेंथ 9 हो गई। दिस दिस लेंथ ओवर हियर, जिसको मैं एम एक्स कह देता हूं, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो बेटा ये मिड पर है ना, तो 12 डिवाइड बाई 2 6, ये लेंथ हो जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो देखो ये स्लांट लेंथ, मुझे स्लांट हाइट अगर मुझे निकालनी है तो बेटा ये हो जाएगा एल स्क्वायर is equal to 6 square plus 9 square, Pythagoras theorem, and I'll get the slant length, which is 3 root 13. तो देखो सिंस मेरे पास स्लांट लेंथ, स्लांट हाइट आ गई, द स्लांट हाइट इज बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट है ये। तो देखो मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहता हूं इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट 3 रूट 13। ये एक ट्राइंगल का एरिया है। इसको बेटा अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, आई विल गेट द ट्राइंगल एरिया ऑफ द 4 ट्राइंगल्स। चारों ट्राइंगल का एरिया सेम ही होगा, तो टोटल एरिया विल बी बेस एरिया। तो चारों ट्राइंगल का एरिया, बेस एरिया इज गोइंग टू बी 12 स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, और ये चारों ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी 24 72 रूट 3। Let's just add these values. So it is going to be 403.59, 3 sin figure में 404 लिखते हैं आप, centimeter square is going to be the total surface area. 9 part B, it says the diagram shows a toy made from a cone and a hemisphere. The base radius of the cone and the radius of the hemisphere are both r centimeter. The slant height of the cone is 3r. The total surface area of the toy is 304 centimeter square. Find the value of r. देखो पूरे टॉय का एरिया दे दिया, और मैं अगर पूरे टॉय का एरिया निकालता हूं
तो उसमें बेटा कर्व सरफेस एरिया रहेगा कोन का, और उसमें बेटा हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, दैट इज गिवन टू यू। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया है, देखो ये स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दैट इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू add these both, total surface area radius r, कर्व का कोन का रेडियस हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों का सेम ही है, कोन का स्लांट लेंथ है 3r, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस r ही रहेगा इसका। सो बेसिकली 3 पाई आर स्क्वायर 2 pi r square, so it is going to be 5 pi r square, that is equal to 304 centimeter square. If you need to find out the value of r, 304 divided by 5 pi, take the square root, that is 4.39, तो ये देखो 4.40 सेंटीमीटर। राइट डाउन द यूनिट हियर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो हमने 4.40 सेंटीमीटर इन 3 फिगर आंसर लिख लिया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज फैक्टराइज फर्स्ट रूल इज टू टेक द कॉमन, बट क्योंकि यहां पर बेटा अभी कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, सेकेंड रूल इज आइडेंटिटी रूल, यहां पर आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म हियर, मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करता हूं, दैट इज -4x plus 3x, take x common, x minus 4 you get 3 common, x minus 4 you got 2 brackets, x minus 4 x plus 3. So since your expression in converted into multiplication form, x minus 4 x plus 3 is going to be your factorized form. Then it says in part 2 simplify. Simplify means to get the expression in the lowest powers, and for that I'm going to do the factorization here. देखो न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पिछले पार्ट में मैं कर चुका हूं, तो न्यूमरेटर इट इज गोइंग टू बी x minus 4 x plus 4 a square minus b square, a minus b plus b, तो x plus 4 x minus 4 x minus 4 are cancelled, what is left over, this is going to be your answer. Then it says simplify. Simplify means
अब यहाँ पर पावर है, पावर को एक्सपेंड करना होगा आपने, तो 2x माइनस 3 को मैं एक्सपेंड करता हूं, तो इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b values without sign, a values with sign. So this is the bracket closed, then minus x plus 1 whole square. यहां देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये देखो 4x स्क्वायर माइनस मिड लेवल ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8. This is going to be your final answer. अब देखो यहां पर राइट एज ए सिंगल फ्रैक्शन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. यहां पर कोई x की वैल्यू मालूम नहीं करनी है, दो फ्रैक्शन इनको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, तभी बेटा ये कंबाइन हो सकते हैं. सो आई एम टेकिंग द एलसीएम x प्लस 1 x माइनस 3, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दो, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई करवा दो, दैट इज गोइंग टू बी एलसीएम. नाउ ये न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड 2x प्लस 4 बाय x minus 3 and minus x into multiplied by x plus 1. अब देखो आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर, 2x multiplied by x is 2x squared, 2x multiplied by minus 3 is minus 6x. फिर 4 multiplied by x is 4x, 4 multiplied by minus 3 minus 12, minus x multiplied by x is minus x square, minus x multiplied by minus plus 1 is minus x. तो आप देखो यहां पर आपके पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 12. अच्छा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहो ठीक है, नहीं करवाना चाहते एज इट इज रहने दो, दैट इज टोटली फाइन, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. मल्टीप्लाई करवा दोगे तब भी ये आंसर आएगा, तब भी कोई मसला नहीं है, और नहीं कराओगे तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है. अब देखो ये मैं तो लिख देता हूं कि अगर आप यहां पर ये आंसर दे दोगे ना तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है. असल तो बात ये कि आप मल्टीप्लाई करवाते हो कि नहीं करवाते, नहीं करवाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है ना. एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, यू गॉट 3 ब्रैकेट्स, यू गॉट 3 ब्रैकेट्स है, तो पहले आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराओ. लेट्स से मैं स्टार्टिंग के दो ब्रैकेट्स पहले मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो देखो x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज माइनस 5x, माइनस c मल्टीप्लाई बाय x इज माइनस 3x, माइनस c मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 हो गया ये. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स. अब देखो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये जगह बेटा हमारे पास 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज x square. Now minus 8x is going to be multiplied with both of these terms. Minus 8x multiplied by 2, x minus 12 a to the 16x square. Then minus 8x multiplied by 1, minus 8x, 15 multiplied by 2, 30x, 15 multiplied by 1 is 15. तो 2x cube minus 15x square
इट इज 22x प्लस 15। ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा आफ्टर शोइंग द होल सिंप्लीफिकेशन स्टफ। Now it says solve the equation simultaneously. Now this one is a linear expression. This one is a quadratic expression. इसमें वेरिएबल की पावर 2 है ना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो what I'm going to do, I'm going to get the value of any one variable from the next variable. मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेता हूं यहां पर काम। लेट से मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 इसको कह रहा हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। सो इक्वेशन नंबर 1 में से विच इज x माइनस सी वाई 13, यहां से आई एम मेकिंग x एज अ सब्जेक्ट। मैं y को क्यों सब्जेक्ट में बना रहा, क्योंकि वो फ्रैक्शन में बनेगा फिर। So I got x is equal to 13 plus 3y. Now I'm going to put this value in equation number 2. Equation number 2 क्या है, 2x square minus 9y is equal to 116. तो देखो x की वैल्यू 13 plus 3y the whole square, a square minus 2ab plus b square minus 9y equal to 16. 13 square is 169 minus 78 plus 9y square minus 9y equal to 16. अब 2 मतलब है 119, 169 is 338, 78 मतलब है 2 is 156y, 9 2s are 18. So तमाम टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ in order to make a quadratic equation here. So you got 18y square (338 minus 116 is 222. Now you have to solve this quadratic equation to get the value of y. I'm taking 3 common ताकि थोड़ी वर्किंग आसान हो जाए। So you got 3 6 18. Slight mistake, ये a square plus 2ab का whole square था, so it is going to be plus formula here. तो 165 तो नहीं होगा यहाँ पर, 156 minus 9, it is going to be 147. Three on the right hand side becomes 0. You got this equation in terms of y. अब आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो या मिडिल टर्म ब्रेक करो, व्हाटएवर सूट्स यू। So I'm going to break the middle term. 6y square I'm going to break the middle term. 12y plus 37y. I'm going to take 6y common. So I get y plus 2. 37 common. Y plus 2 is equal to 0. So beta, you got the y values.
तो y की वैल्यू बेटा -37/6. These are two y values. Two y values. तो देखो दोनों से मैं आंसर निकालूंगा. 3 मतलब -2 -6 7 हो जाएगा. तो 7 -2 एक आ गया पॉइंट. And you're going to use a calculator for this. It is going to be ये आ रहा आंसर बेटा हमारे पास -11/2 to -37/6. The y value, the x value against is -11/2. ये दो x और y निकल कर आ रहे हैं. The question is of 6 marks. Question number 5. Simultaneous solving equations.